Brought to you by Racing Fantasy. Download the app now. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज एक बार फिर शो समर्पित है छात्रों से जुड़े एक मुद्दे को। नरेंद्र मोदी सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों की एक बड़ी पुरानी मांग मान लेंगे। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद नीट में ऑल इंडिया कोटे की सीटों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी को भी 27% रिजर्वेशन मिलेगा। इस फैसले के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मशहूर केरल में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले क्यों सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। हम सब ने देखा है कोरोना काल में कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था के सामने इतनी बड़ी चुनौती आई। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का जीवन का ढंग बदल गया, लेकिन देश के विद्यार्थियों ने तेजी से इस बदलाव को एडप्ट किया। ऑनलाइन एजुकेशन अब एक सहज चलन बनती जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने भी इसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। मंत्रालय ने दीक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, स्वयं पोर्टल पर पाठ्यक्रम शुरू किए और हमारे स्टूडेंट्स पूरे जोश से इनका हिस्सा बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई शिक्षा नीति 2020 के एक साल पूरे होने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने आज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लॉन्च किया। इसके जरिए छात्रों को एक कोर्स या संस्थान में मिले अंकों को बाकी जगह भी मान्यता दी जाएगी, वैसे ही जैसे भारत में चलने वाले रुपए को पूरे देश में मान्यता मिली हुई है। इस पैसे को बैंक या बटुए में रख दिया जाए तो इसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है। वैसे ही छात्रों को मिले नंबर दूसरे कॉलेज या फिर दूसरे कोर्स में मान्य होंगे। ऐसे में उनके पास हायर एजुकेशन में कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट हो जाएंगे। वो डिग्री पूरी होने से पहले अपना कोर्स या संस्थान बदल पाएंगे। इसी तरह अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए भी एक प्रोग्राम निष्ठा 2.0 और कई योजनाओं को लॉन्च किया गया। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी, पैक्सिस खुलासे को लेकर फ्रांस और इजरायल ने न सिर्फ जांच का ऐलान किया बल्कि अब इस संबंध में कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आज इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने पैक्सिस बनाने वाली कंपनी एनएसओ के दफ्तर पर छापा मारा। एनएसओ के प्रवक्ता ने छापे की बात कबूली। इस खुलासे में सामने आया था कि भारतीय पत्रकारों, नेताओं, सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, सेना और न्यायपालिका से जुड़े लोग जासूसी के संभावित शिकारों में शामिल थे। इनमें से कुछ के फोन में पैक्सिस होने के सबूत भी मिले थे, लेकिन भारत सरकार अब तक पैक्सिस मामले में जांच के लिए तैयार नहीं हुई है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा है कि सरकार द्वारा विपक्ष से यह कह दिया गया कि सरकार सदन में पैक्सिस पर चर्चा करना ही नहीं चाहती। चर्चा की बात चली तो दूसरी सुर्खी संसद के नाम। आज भी दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने हंगामे पर चिंता व्यक्त करते हुए आज कहा कि इस कारण सांसद सवाल नहीं पूछ पा रहे। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने भी अनुशासन में कमी की शिकायत की। उधर आईटी मामलों पर संसद की स्थायी कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा, उन्होंने आज एक और इल्जाम लगाया कि तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। इन सब हंगामों के बीच आज लोकसभा में नागरिक उड्डयन और राज्यसभा में छोटे उद्योगों और बागवानी से जुड़े कानून पास हो गए। इनके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथी सुरेश। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज एक बिल पेश किया। इस बिल का नाम है एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021। किस बारे में है बिल? 2008 के कानून में संशोधन का बिल है। 2008 में कानून लाकर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी AERA बनाया गया था। ये अथॉरिटी उड़ानों और एयरपोर्ट से जुड़ी फीस को रेगुलेट करने का एक अथॉरिटी थी। अब पुराने कानून में थोड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिल से मेजर एयरपोर्ट्स की जो परिभाषा है वो बदली जाएगी। कानून में बदलाव से सरकार की कोशिश ये है कि मुनाफा कमाने वाले और घाटे में चलने वाले एयरपोर्ट्स की पेयरिंग कर दी जाए, ताकि घाटे वाले एयरपोर्ट्स को भी PPP मॉडल पर इन्वेस्टर्स मिल सकें। इसके अलावा छोटे इलाकों में हवाई उड़ानों को बढ़ाने के लिहाज से भी पुराने नियम में कुछ बदलाव किए जाएंगे, ऐसा सरकार की तरफ से बताया गया इस बिल को लेकर।
इसी साल मार्च में ये बिल लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन फिर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। आज लोकसभा में बिना चर्चा के ये बिल पास हो गया और अभी राज्यसभा में ये बिल पास होना बाकी है। तीसरी सुर्खी के लिए हम चलेंगे गोवा। यहाँ के प्रसिद्ध बेनोलिम बीच पर 25 जुलाई की सुबह 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। इसे लेकर गोवा का विपक्ष वहां की प्रमोद सावंत सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। आज इस बारे में मुख्यमंत्री का बयान आया, जिसने बात को बनाने की जगह और बिगाड़ दिया। सावंत ने कहा कि अगर 14 साल के बच्चे पूरी रात बीच पर रहते हैं तो उनके माता पिता को आत्ममंथन करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि बच्चे सुन नहीं रहे, जिम्मेदारी सरकार या पुलिस की नहीं हो जाती। मुख्यमंत्री महोदय से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि बच्चे नादान होते हैं, इसीलिए उनके मामले में पुलिस, सरकार और परिवार सबकी जिम्मेदारी बनती है। नादानी या जिद उनका स्वभाव है, इसके लिए उन्हें दोष देना ऐसे ही है जैसे हम पूछें कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है। बिला शक परिवार को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन राज्य में अपराध न हो ये सरकार की जिम्मेदारी है। प्रमोद सावंत को चाहिए कि संतप्त परिवारों के जख्मों पर नमक रगड़ने की जगह अपनी पुलिस को चुस्त करें और ये केस ऐसे तैयारी के साथ चलवाएं कि दोषियों को सख्त सजा हो। वैसे इस मामले को आप विस्तार से जानना चाहें तो 29 जुलाई का ऑर्डिनरी शो देख सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर। अगली सुर्खी केरल से जुड़ी हुई। 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 43,509 नए मामले सामने आए और इनमें से 22,056 मामले यानी आधे से भी ज्यादा मरीज केरल से आ रहे हैं। इसलिए सवाल ये कि केरल में क्या गड़बड़ी हुई जब पूरे देश में संक्रमण घट रहा है। यूपी, बिहार जैसे राज्य 100 से कम कोरोना केस रोज दर्ज कर रहे हैं, तो फिर केरल में क्या हुआ? क्या कोरोना प्रबंधन को लेकर केरल सरकार से कोई बड़ी चूक हुई है या फिर ये महज आंकड़ों को सही तरह से पेश करने का मामला है? मई महीने के मध्य में जब पूरे देश में कोरोना पीक पर था, तब केरल में भी पीक आया। पीक पर एक दिन में 44,000 केस आए थे और लगभग 4.5 लाख एक्टिव मरीज थे। उस वक्त केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट था 30%, यानी 100 लोगों की जांच करने पर 30 लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। मई के आखिर से केरल में भी केस कम होने शुरू हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे देश के बाकी हिस्सों में। लेकिन जून के आखिर में जाकर ग्राफ नीचे जाने के बजाय सीधी रेखा में जाने लगा। करीब 11,000 केस रोजाना आ रहे थे और फिर जुलाई के चौथे हफ्ते में अचानक केस ऊपर जाना शुरू हो गए। अभी करीब 22,000 केस आ रहे हैं रोजाना औसतन। अब ये स्पाइक क्यों आया, इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। केरल ने अपनी आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगा दिया है। प्रभावित इलाकों में वहां पूरी तरह से लॉकडाउन वाले प्रतिबंध खत्म नहीं हुए थे। फिर केस क्यों बढ़ रहे? केरल में संक्रमण वाले डेटा को समझने के लिए आईसीएमआर के सीरो सर्वे का डेटा समझना होगा। सीरो सर्वे के मुताबिक केरल में 44% आबादी ही कोरोना के संपर्क में आई है, यानी सर्वे में सिर्फ इतनी आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी मिली। ये आंकड़ा जब आप दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा है 79% का, राजस्थान में 76% का। देश के अधिकतम बड़े राज्यों में केरल से ज्यादा है यह आंकड़ा, यानी सीरो सर्वे के मुताबिक केरल में और राज्यों की तुलना में कोरोना का संक्रमण कम फैला था। इसीलिए वहां ज्यादा बड़ी आबादी ऐसी है जिसे संक्रमण हो सकता है। सीरो सर्वे के आधार पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि केरल में आंकड़ों को दुरुस्त तरीके से पेश किया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ आंकड़ों का फेर है या फिर इसे दूसरी नजर से भी देखा जा सकता है? हमने पूछा एक्सपर्ट से। केरल की हेल्थ सिस्टम, आरोग्य की जो सुविधाएं हैं वो बाकी सब राज्यों से बहुत ही अच्छी है। उनकी आप इन्फेंट मोर्टेलिटी देखें, बच्चों का मृत्यु दर सबसे भारत में कम है। फिर भी ऐसा क्या हुआ है, और केरल शुरुआत में 2020 के अप्रैल में जब ये वेव आई, केरल में पहले केस हुए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया था। अभी क्या हो रहा है कि जिससे केस केरल में इतने आ रहे हैं और बाकी सब जगह कम हो गए, तो उसका समझने में एक ये जरूरी है कि केरल में बाकी जहाँ अप्रैल मई में सेकंड वेव आई, वैसी सेकंड वेव केरल में नहीं आई और उन्होंने उस सेकंड वेव को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया। आपको ये भी पता होता कि सेकंड वेव में सब जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, केरल में ऑक्सीजन ज्यादा थी और उन्होंने बाहर एक्सपोर्ट भी की, दूसरे प्रदेशों को भी ऑक्सीजन दी। तो जब इन्होंने सेकंड वेव को कंट्रोल किया तो वो फ्लैटन हो गई, उसको दबाया, तो उसके हिसाब से वो अभी भी केस उसके बन रहे हैं, क्योंकि जो बाकी जगह केस कम हो गए हैं उसका एक मुख्य कारण ये हो सकता है, अभी आईसीएमआर के सीरो सर्वेलेंस में
ये देखने को मिला कि भारत में 66%, 67%, 66% लोगों में एंटीबॉडी देखने को मिली सर्वे में। कोविड के सामने एंटीबॉडी है। मगर केरल में 44% में ही ये एंटीबॉडी दिखी है। सो केरल में ये डिजीज सेकंड वेव में इतना स्प्रेड नहीं हुआ है। तो केरल में काफी 60% के आसपास लोगों में अभी ये वेव सेकंड वेव में आया नहीं, दे आर ससेप्टेबल, और उसके हिसाब से अभी जो केस हो रहे हैं। दूसरा ये भी मान सकते हैं कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत ही इन्फेक्शियस है। तो पहली वेव में जो वो लोग कंट्रोल कर पाए वो अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इकोनॉमिक डाउन टर्न भी है, लोग काफी इकोनॉमी सफर हुई है, इसलिए गवर्नमेंट भी जितना हो सके उतना इकोनॉमी खोल रही है। लोग भी मार्केट में जा रहे हैं, कहीं कहीं भीड़ हो रही है, उसके हिसाब से भी ये केस बढ़े होंगे। बट बाकी जहां कम हो गए, आप गुजरात देख लो तो 30 हर रोज के 30 केस से भी कम है, और गुजरात का पॉपुलेशन केरल से डबल करीबन पॉपुलेशन है। यूपी का आप देख लो 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और बहुत ही कम केस हैं। तो उसमें इम्यूनिटी की जो लेवल है, सीरो प्रिवेलेंस, वो करीबन 75% के आसपास पहुंच गई है। तो जो राज्यों में इम्यूनिटी की लेवल 75%, 70-75% पहुंच गई, उधर केस बहुत कम हो गए। महाराष्ट्र में 50% के आसपास 50 है, तो उधर भी केस हो रहे हैं। आसाम में भी वही देख रहे हैं कि केस हो रहे हैं और इम्यूनिटी की लेवल कम है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि अभी तक उधर हर्ड इम्यूनिटी आई नहीं है। और वैक्सीनेशन तो आपको पता है, वो सब जगह भी वैक्सीन की कमी आ रही है, इसलिए पूरे लोगों को वैक्सीनेशन भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि केरल में ज्यादा केसेस अभी दिखाई दे रहे हैं। केरल के कुछ एरियाज जो हैं, मल्लपुरम वगैरह, वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, उसमें ये भी एक कारण हो सकता है। बट नॉर्मली ये क्या होता है कि ऐसी भीड़ होने के बाद 1 वीक के बाद या 10 दिन के बाद केसेस बढ़ने लगते हैं। तो वो देखना चाहिए कि बकरी ईद होने के कितने दिन के बाद। आप, मुझे जो याद है, वो केरल में काफी टाइम से ये 10, 12, 15 हजार के नीचे तो कहीं गया नहीं है नंबर, और कहीं भी ऐसे हैं 100 से काफी कम केस वाले काफी राज्य अभी हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, कि जहाँ सेकंड वेव बहुत जोर से आई थी, उधर इम्यूनिटी बढ़ी हुई है और इससे केस कम हो गए। कि केरल में टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और उनका जो ट्रैकिंग ट्रेसिंग सिस्टम है वो भी बड़ा अच्छा है। 2 लाख केसेस टेस्ट के आसपास उनके टेस्ट हो रहे हैं। बाकी के राज्यों में जैसे केस घट गए हैं, तो केसेस भी टेस्ट भी उन्होंने घटा दिए हैं, वो केरल में नहीं हुआ है। तो उसके हिसाब से भी आंकड़ा ज्यादा आ सकता है कि पूरा टेस्टिंग उधर हो रहा है। बट जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। 20,000 कहाँ और 30 केस कहाँ गुजरात का आप देखें तो सपोज गुजरात का आंकड़ा आप 10 गुना भी ज्यादा गिन ले तो 30 से 300 केस होंगे। तो जी। उसका ये हो सकता है कि टेस्टिंग ज्यादा है, इसलिए थोड़े केस ज्यादा दिखा रहे हैं, बट उधर ट्रांसमिशन डेफिनेटली ज्यादा है, वो तो क्लियर दिख रहा है। दूसरा ये भी है, केरल की एक पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। केरल का एरिया छोटा है और उसमें 3 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उधर माइग्रेशन भी काफी होता जाता है। केरल से लोग बाहर जाते हैं, केरल में अंदर आते हैं। श्रीलंका के साथ उनका संबंध है, गल्फ के साथ उनका संबंध है, तो उसको एक ये भी कारण हो सकता है। हाँ, तो एक देखना चाहिए बहुत क्लोजली कि नए कोई वेरिएंट, जैसे महाराष्ट्र और केरल की आपने दूसरी वेव के पहले की बात की, महाराष्ट्र में डेफिनेटली नया वेरिएंट आया था, डेल्टा वेरिएंट उधर हुआ था, और उस टाइम हमें पता नहीं चला, और इसीलिए वो ज्यादा फैला। बट ये केरल में ये देखने की भी जरूरत है कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा। आईसीएमआर का जो इंसाकॉग नेटवर्क है वो लोग देखते ही होंगे, बट उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है कि करीबन 10-15% अगर टेस्टिंग उसका सीक्वेंसिंग हो तो हमें पता चलेगा कि नए कोई वेरिएंट आ रहे हैं।
अगली सुर्खी टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी है। इसके छठवें दिन एक बार फिर से भारत की मेडल टैली आगे नहीं बढ़ सकी। कुछ खेलों में हार के साथ सफर भी खत्म हुआ, लेकिन कुछ में ये उम्मीद जगी कि भारत मेडल जीत सकता है। आइए संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले बात हॉकी की। बहुत बढ़िया खेले मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं और क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज भारतीय हॉकी टीम ने डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराया। दूसरा खेल बैडमिंटन। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने मेडल की तरफ एक और कदम बढ़ाया। इस ओलंपिक का पहला नॉकआउट मुकाबला जीत क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तीरंदाजी, यहां भी कमाल का मुकाबला हुआ। भारतीय तीरंदाज अतनु दास ने अंतिम 16 में जगह बनाई, लेकिन इसे एक वाक्य से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अतनु दास का मुकाबला इन 2 राउंड्स में, जिसके बाद वो अंतिम 16 में पहुंचे, ऐसे लोगों से था जो ओलंपिक 2012 के ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे या फिर और भी बड़े तीरंदाज। और अंतिम 16 में जगह बनाने के लिए जो अतनु दास ने आखिरी तीर चलाया वो परफेक्ट 10 पे लगा और तब जाके अतनु दास ने ये कामयाबी हासिल की। बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सर सतीश कुमार ने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली। अब सतीश टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने से सिर्फ एक जीत दूर है। लेकिन विमेन बॉक्सिंग में भारत का बड़ा सपना टूटा। स्टार मुक्केबाज मैरी कॉम को 51 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 में कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वलेंसिया विक्टोरिया ने 3-2 से हराकर बाहर कर दिया। शूटिंग की बात करें तो भारत की निशानेबाज मनु भाकर 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में 5वें नंबर पर रही हैं, यानी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। क्वालिफिकेशन का दूसरा चरण यानी कि रैपिड दौर शुक्रवार को होगा। क्वालिफिकेशन में शीर्ष 8 में जगह बनाने वाले निशानेबाज फाइनल में प्रवेश करेंगे। ये थी ओलंपिक से जुड़ी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज बात मोदी सरकार के एक बड़े और बहुप्रतीक्षित फैसले की। भारत सरकार ने मेडिकल सीटों पर दाखिले के ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला लिया है। मोदी सरकार ने इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी है। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्र लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे। 28 जुलाई को ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी सांसदों के एक दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और नीट परीक्षा के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण बहाल करने की मांग की थी। इससे पहले केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर यही मांग की थी। छात्रों के मामले पर काम करने वाले हमारे साथी गौरव लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए थे। उन्होंने इस संबंध में कई छात्रों से बात भी की। वो बताते हैं कि नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट से मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक लोग एमबीबीएस और बीडीएस यानी डेंटल की सीटों पर एडमिशन पाते हैं। 12 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट की तारीख का ऐलान किया और नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें एक लाइन ऐसी थी जिस पर कई सारे छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। इसमें साफ लिखा था कि ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नेशनल इंस्टीट्यूट्स और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तो 27% आरक्षण मिलेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सरेंडर सीट्स में नहीं। ये सरेंडर सीट क्या है, ऑल इंडिया कोटा क्या है और नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, ये भी समझ लेते हैं। 22 जून 1984 को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत सरकार के मामले में एक फैसला सुनाया। डॉक्टर जैन ने मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट्स या डोमिसाइल के आधार पर दिए जाने वाले रिजर्वेशन को चुनौती दी। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे की व्यवस्था की ताकि राज्यों को उनकी सीमा में आने वाले मेडिकल कॉलेजों में डोमिसाइल या रेजिडेंस के आधार पर 100% सीटें रिजर्व करने से रोका जा सके। इस फैसले का मकसद ये था कि जहां अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां के मेधावी छात्रों को दूसरे राज्यों में पढ़ने का मौका मिले। इसके बाद सभी राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में 15% अंडर ग्रेजुएट सीटें और 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व कर दी गई। मान लीजिए कि किसी राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस की 100 सीटें हैं और उसमें से 15 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया केंद्र सरकार पूरा करती है। ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत आने वाली इन सीटों पर किसी भी राज्य के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। इन 15% सीटों को सरेंडर्ड सीट भी कहा जाता है। बाकी 85% सीटों को राज्य सरकारें अपने नियम कानून के हिसाब से भरती हैं और अपने यहाँ चल रहे आरक्षण के नियम इन पर लागू करती हैं। लेकिन 2007 आते आते ऑल इंडिया कोटे के अंतर्गत आने वाली सीटों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। इस बरस सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया कोटे में भी आरक्षण लागू करने का आदेश दिया और इसके बाद इस कोटे में 15% आरक्षण एससी कैटेगरी के लिए और 7.5% आरक्षण एसटी कैटेगरी के लिए दिया गया। लेकिन इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का कोई जिक्र नहीं था और ये अब तक ऐसे ही चलता आ रहा था।
इस साल जब नीट का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कई सारे संगठनों ने ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी रिजर्वेशन न मिलने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन नाम के संगठन ने एक डेटा शेयर करते हुए दावा किया कि पिछले 4 बरस में ऑल इंडिया कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल में यूजी और पीजी मिलाकर 40,842 सीटें राज्यों से ली गई। अगर 27% ओबीसी आरक्षण होता तो कम से कम 11,027 सीटें ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलती, जो कि नहीं मिली। ये डेटा 2017 से 2020 तक का है, क्योंकि 2017 में ही नीट को पूरी तरह से लागू किया गया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार को घेरना शुरू किया था। साल 2015 में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी रिजर्वेशन न मिलने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है। एक मामला मद्रास हाई कोर्ट भी पहुंचा था, जिसमें फैसला सुनाते हुए जुलाई 2020 में मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जो तय करती कि ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी रिजर्वेशन कैसे देना है। केंद्र सरकार ने इसके बाद कमेटी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की और इस साल नीट परीक्षा के लिए जारी नोटिफिकेशन में भी सरकार ने बताया कि ऑल इंडिया कोटे में 27% रिजर्वेशन की मांग को लेकर सलोनी कुमारी का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। सत्र 2021-22 के लिए ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से तय किया जाएगा। लेकिन अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक केंद्र ने इस मामले में फैसला लेने का मन बना लिया है। तो अगर ये फैसला आता है तो केंद्र सरकार अपने संस्थानों में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देगी। ये एम्स जैसे प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी लागू होगा और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी, मिसाल के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये फैसला छात्रों के बड़े हिस्से के लिए राहत की खबर है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, झारखंड के धनबाद का वीडियो। इसमें एक जज की हत्या होते दिख रही है। कैसे हत्या हुई, आप वीडियो में देखिए। एक आदमी सड़क किनारे चल रहा है, पीछे से एक टेम्पो आता है। टेम्पो अपनी बाईं तरफ जाकर सड़क किनारे चल रहे आदमी को टक्कर मारता है और फिर तेजी से निकल जाता है। ये सीसीटीवी झारखंड के धनबाद का है। जिस व्यक्ति को टक्कर मारी गई वो धनबाद के जिला और सेशन जज उत्तम आनंद हैं। घटना बुधवार सुबह करीब 5 बजे की है। टेम्पो की टक्कर से जज उत्तम आनंद के सर में गहरी चोट आई, कानों से खून बहने लगा। उन्हें पटना के पीएमसीएच अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां मृत घोषित कर दिया गया। बुधवार सुबह को यह मामला एक सड़क हादसे की तरह देखा जा रहा था। नेशनल मीडिया के पास खबर पहुंची भी नहीं थी। धनबाद में से हिट एंड रन यानी वाहन से टक्कर मारकर भागने का मामला माना जा रहा था, लेकिन फिर हादसे का सीसीटीवी वीडियो हाथ आया और इसे देखकर साफ समझ आता है कि जज साहब को जानबूझकर टक्कर मारी गई। पुलिस ने भी अब हत्या का केस दर्ज किया है और उसके बाद कुछ और बातें सामने आने लगी, जैसे कि जिस ऑटो से टक्कर मारा गया वो भी हत्या के कुछ घंटों पहले ही चोरी किया गया था। यानी जज की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया गया था, ऐसा लगता है। पुलिस ने ऑटो चालक और ऑटो में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो हाईकोर्ट के भी कान खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंची। झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी और धनबाद के एसएसपी से जवाब तलब किया। कोर्ट ने डीजीपी से पूछा, आप जांच ना करा पाए तो हम मामला सीबीआई को सौंप दें। हत्या के तार जोड़ रहे हैं धनबाद के कुख्यात कोल माफियाओं से। जज उत्तम आनंद धनबाद के चर्चित रंजय मर्डर केस की जांच कर रहे थे। रंजय सिंह नाम के आदमी की मार्च 2017 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कौन थे रंजय सिंह? धनबाद में कोयले के कारोबार से जुड़े हुए एक बाहुबली परिवार के व्यक्ति। तो एक बार रंजय मर्डर की बात यहां रोककर धनबाद के सबसे ताकतवर परिवार की बात भी कर लेते हैं। सिंह मेंशन नाम के बंगले में रहने वाला परिवार, जिसका धनबाद में अपना रसूख है। उन सूर्यदेव सिंह का परिवार जो यूपी के बलिया से काम की तलाश में धनबाद गए, लेकिन कोयले के बड़े कारोबारी और बाहुबली बन गए, राजनीति में भी आए। सूर्यदेव सिंह को कोयले का टाइगर कहा जाता था। वो 1970 और 80 के दशक में कई बार विधायक भी रहे। उनके 4 भाई भी कोयले के धंधे में थे। 1991 में सूर्यदेव सिंह की मौत हो गई तो परिवार विरासत के लिए झगड़ने लगा। सूर्यदेव सिंह की मौत के बाद बच्चा सिंह झरिया से विधायक बने और झारखंड के शहरी विकास मंत्री भी। सूर्यदेव सिंह के भाई राजनारायण सिंह का परिवार सिंह मेंशन से अलग हो गया और रघुकुल नाम से अपना बंगला बनाया। अब सिंह मेंशन और रघुकुल मेंशन में 2 बराबर की गैंग्स की तरह झगड़ा चलने लगा। सूर्यदेव के पुत्र संजीव सिंह पिछली बार झरिया सीट से बीजेपी के विधायक थे। उन्होंने रघुकुल मेंशन में रहने वाले चचेरे भाई नीरज सिंह को हराया था, जो कांग्रेस से लड़ रहे थे। तो परिवार की ये राइवलरी चल ही रही थी कि मार्च 2017 में बीजेपी विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की हत्या हो गई। हत्या के कुछ दिन बाद ही संजीव सिंह के चचेरे भाई और धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या हो गई।
हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए नीरज के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक संजीव सिंह। ऐसा माना गया कि नीरज सिंह की तरफ से पहले रंजय सिंह की हत्या करवाई गई और उसका बदला लेने के लिए बीजेपी विधायक संजीव सिंह ने चचेरे भाई नीरज को मरवाया, ये थ्योरी दी गई। इस तरह से 4 साल पहले रंजय सिंह की हत्या हुई। रंजय सिंह की हत्या के मामले पर सुनवाई जज उत्तम आनंद कर रहे थे। इस मामले में जज ने 3 दिन पहले ही रवि ठाकुर नाम के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की थी। रवि ठाकुर कुख्यात अमन सिंह गैंग का हिस्सा है। आशंका है कि हत्या के पीछे अमन सिंह गैंग का हाथ हो सकता है। अब तक जांच के बाद पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, सुनिए। सारे बिंदुओं पर हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध नजर आ रहा है, उसके हर एक बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। मेरी टीम हमारी लगी हुई है और अनुसंधान के बाद जो बात आएगी हम आपके साथ। सड़क चलते एक जज को टेम्पो की टक्कर मार दी जाती है। कितने बेखौफ हैं अपराधी। झारखंड सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करवाए, क्योंकि ये हेमंत सोरेन सरकार पर सवालिया निशान है। अपराधियों को कड़ी सजा मिले ताकि ये मामला नजीर की तरह याद रखा जाए और हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मोल कम न हो। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। Brought to you by Racing Fantasy. Download the app now.